हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है म्यूनिक, जो 2005 में रिलीज़ हुई थी और ये एक हॉलीवुड मूवी है। ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कहानी, जिसने ओलंपिक में मारे गए अपने 11 खिलाड़ियों का बदला लेने के लिए एक मिशन या फिर एक ऑपरेशन चलाया, जिसे नाम दिया गॉड्स हॉवेक, यानी कि खुदा का कहर। तो बात है 1972 की, जब जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक गेम्स खेले जा रहे थे। लेकिन एक रात पीएलओ के 8 आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बंदी बना लिया और इसके बदले में अपने 234 लोगों की रिहाई मांगते हैं, जो कि इजराइल की जेल में बंद थे। अब इस खबर से पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है, लेकिन इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर इन आतंकवादियों की इस मांग को मानने से इनकार कर देती है और खिलाड़ियों को बचाने के लिए वो इजराइल और जर्मनी के बीच मीटिंग करवाती है। लेकिन तभी न्यूज़ आती है कि बंधक बनाए गए उन 11 खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने मार दिया है, जिससे पूरे इजराइल में एक मातम सा छा जाता है। अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने काम में लग जाती है और उन 8 आतंकवादियों के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। फिर प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर इस सीक्रेट एजेंसी के साथ मीटिंग करती है, जिसमें वो बोलती है कि हम पे फिर से हमला हुआ है और पूरी दुनिया जर्मनी में खेल खेलने में एकदम मस्त है। अब शांति को भूल जाओ, अब हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जनरल एजेंट एबनर को अपने साथ एक सीक्रेट मीटिंग में लेके जाता है, जहाँ पे प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर भी मौजूद होती है और साथ ही साथ वहाँ पर सेना के 2 चीफ भी बैठे होते हैं। फिर प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर अपनी बातचीत शुरू करती है और ये बताती है कि मैं खिलाड़ियों की शव यात्रा पर नहीं जा पाए, क्योंकि उस दिन मेरी सिस्टर की भी डेथ हो गई थी। लोगों ने तरह तरह की बातें करी, लेकिन फैमिली पहली प्रायोरिटी होती है। फिर एक जनरल एबनर से बोलता है कि एक सीक्रेट मीटिंग है और इसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपनी वाइफ से भी नहीं। यानी कि तुम्हें देश के लिए अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स छोड़ने पड़ेंगे। और ये सुनकर एजेंट एबनर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर एबनर उनसे बोलता है कि मैंने सोचा था आप मुझे टूरिस्ट सिक्योरिटी का काम देंगे। फिर उसे बोला जाता है कि तुम्हारे पास आज रात तक का टाइम है सोचने के लिए। और इतना बोलकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। एबनर घर जाकर अपनी वाइफ से मिलता है और उसे इस बात के लिए मना लेता है। दूसरे दिन एबनर मोसाद के ऑफिस जाता है, जहाँ पर एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से रिज़ाइन देना होगा। तुम्हें किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ तुम्हें मिलती रहेगी। तुम्हें जेनेवा जाकर 2 अकाउंट खोलने होंगे और हम उसमें तुम्हें मनी ट्रांसफ़र करते रहेंगे। और इसके बाद एबनर केस होल्डर एफ्रेम से मिलता है, जो उसे बताता है कि तुम अपने सारे ऑपरेशन यूरोप में करोगे और तुम्हें इन 8 आतंकवादियों को मारना है। इसके साथ ही एफ्रेम उसे 8 आतंकवादियों की डिटेल भी देते हैं। इसके साथ वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम में 4 और लोग भी होंगे और तुम वैसे ही काम करोगे जैसे एक आतंकवादी करता है। तुम इस टीम के लीडर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एबनर जेनेवा जाने के लिए एरोप्लेन में बैठता है और उस इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उन आतंकवादियों ने उन खिलाड़ियों को मार दिया था। और ये सोचते हुए एबनर अपनी रिंग उतारकर अपनी जेब में रख लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एबनर जेनेवा में अपने और टीम मेंबर्स के साथ खाना खा रहा होता है जेनेवा में। अब एबनर को मिलाकर उसकी टीम में टोटल 5 लोग थे, जो अलग अलग कामों में माहिर थे। उसकी टीम में रॉबर्ट बम बनाने में, स्टीव ड्राइविंग में, हैंस फर्जी दस्तावेज बनाने में और कार्ल किसी को मारने में एक्सपर्ट था। एबनर अब अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता है और अपने दोस्त की मदद से एक खबरी से मिलता है और एबनर को बताता है कि तुम जिन जिन आतंकवादियों के बारे में जानना चाहते हो, उन्हें ढूंढना चाहते हो, तो मैं इसके बारे में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हर एक को बताने के लिए, हर एक की इन्फॉर्मेशन के लिए $60,000 लूंगा। वो एबनर से बताता है कि तुम जिन आतंकवादियों को ढूंढ रहे हो उनमें से एक अभी रूम में है, जिसका नाम वाइल जैदर है, जो कि एक ट्रांसलेटर है। अब एबनर और उसकी टीम रूम पर पहुंचकर वाइल जैदर पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। वो उसके डेली शेड्यूल को ट्रैक करते हैं। तब ही एक दिन जब वाइल जैटर बाजार से सामान लेके घर जा रहा था, तो लिफ्ट में एबनर और रॉबर्ट पहुंच जाते हैं। एबनर पूछता है, क्या आप वाइल जैटर हैं? और उसके हाँ बोलते ही एबनर और रॉबर्ट उस पर गन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो उसे मार कर अब वहाँ से निकल जाते हैं।
अब अपने अगली टारगेट के लिए एबनर फिर से उस खबरी से मिलता है जो उसे लुइस से मिलवाता है। लुइस इसे बोलता है कि मैं लोगों के लिए खबरें देता हूँ लेकिन बदले में मोटी रकम लेता हूँ। फिर मूवी के अगले सीन में एबनर और उसकी टीम न्यूज़ देख रही होती है। वो देखते हैं कि आतंकवादियों ने लुफ्तांसा जेट को हाईजैक कर लिया है और बदले में उन 3 आतंकवादियों को छुड़ाने की मांग करी है जो जर्मनी की जेल में बंद है, जिन्होंने म्यूनिक के खिलाड़ियों को किडनैप किया था और जर्मनी उनकी शर्त पर एग्री कर चुका है और उनके 3 आतंकवादियों को उन्होंने रिहा भी कर दिया है और वो आतंकवादी अब लीबिया में हैं, जहाँ पे उनका बड़ा धूमधाम से वेलकम हो रहा है। वो अरब देशों के लिए अब हीरो बन चुके हैं और ये सब देखकर स्टीव को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो लीबिया जाके उन्हें वहीं का वहीं ख़त्म करने की बात कहता है। लेकिन एबनर उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उन्हें अरब कंट्रीज़ में जाने की अभी परमिशन नहीं है। अब एबनर अपनी टीम को महमूद अंसारी के बारे में बताता है जो इस समय पेरिस में है। अब मूवी के सीन में हम देखते हैं कि महमूद अंसारी इंटरव्यू दे रहा होता है और इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट ही है। इतने में महमूद अंसारी की वाइफ वहां आ जाती है और उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और ये देख के रॉबर्ट अंसारी से बोलता है कि क्या मैं एक फ़ोन कॉल कर सकता हूँ। तब अंसारी बोलता है कि फ़ोन हॉल में रखा है। तब रॉबर्ट जाता है और फ़ोन का मॉडल नंबर नोट करता है और फ़ोन की साइज़ लेने लगता है और तभी वहाँ अंसारी की बेटी आ जाती है, जिसे देख के रॉबर्ट उसे हेलो बोलता है और उसकी बेटी पियानो बजाने लग जाती है। अब मूवी के अगले सीन में एबनर, रॉबर्ट और कार्ल अंसारी के घर पे जाते हैं और तब जब उसके घर में कोई नहीं होता है और रॉबर्ट अंसारी के फ़ोन को चेंज कर वहाँ पे दूसरा फ़ोन रख देता है जिसमें उसने बम फिट किया होता है और एबनर को बताता है कि फ़ोन उठाते ही रिमोट में रेड लाइट जलेगी और रिमोट में की लगाते ही बम ब्लास्ट हो जाएगा और इसी के साथ वो लोग ख़त्म। फिर हम देखते हैं कि अंसारी के घर के सामने कार्ल एक फ़ोन बूथ में एबनर के इशारे का इंतज़ार कर रहा होता है। हैंस, रॉबर्ट और स्टीव कार में बैठकर अंसारी के घर पर नज़र रखे हुए होते हैं। अब अंसारी की वाइफ और बेटी जैसे ही घर के बाहर आती है और कार में बैठकर स्कूल के लिए जाती है तो एबनर कार्ल को टोपी उतारकर इशारा करता है और कार्ल फ़ोन लगाने लगता है। लेकिन तभी रॉबर्ट की कार के सामने एक ट्रक आके खड़ा हो जाता है। एबनर अब कार्ल को फ़ोन ना लगाने का इशारा करता है और इस पर कार्ल रुक जाता है। अब कार्ल फ़ोन लगाता है और फ़ोन अंसारी की बेटी उठाती है और कार्ल ये सुनकर फ़ोन काट देता है और रॉबर्ट को रोकने के लिए वो दौड़ने लगता है और रॉबर्ट के पास दौड़कर उसको रोक देता है। अब अंसारी की बेटी स्कूल चली जाती है। अब अंसारी का फ़ोन बजता है और सामने से इस बार अंसारी ही फ़ोन को पिक करता है और उसके हाँ बोलते ही बम ब्लास्ट हो जाता है। अब एबनर और उसकी टीम वहाँ से निकलकर अपना ब्रेकफास्ट ले रहे होते हैं, जहाँ कार्ल उसे बताता है कि अंसारी बच गया है और हॉस्पिटल में एडमिट है। अब एबनर अपनी टीम को नए टारगेट के बारे में बताता है जिसका नाम है हुसैन अब्दुल चेर। ये होटल में रहता है और इसे गार्ड्स होटल तक या कहीं भी वो जाए तो वहाँ तक छोड़ने आते हैं। अब रॉबर्ट अपने डिवाइस के बारे में बताता है कि अब्दुल चेर जैसे ही अपने बेड पे लेटेगा ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी और उसके रिमोट का बटन दबाते ही हम उसे उड़ा देंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग सभी होटल में पहुंचकर अब्दुल चीर के बेड के नीचे वो डिवाइस बम लगा देते हैं और एबनर अब्दुल चीर के बगल वाला रूम ले लेता है जहां से वो लाइट बंद करके रॉबर्ट को इशारा करेगा। फिर कार्ल अपनी टीम को बताता है कि अंसारी ने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया है, यानी कि वो मर चुका है। के अगले सीन में कार्ल, स्टीव, रॉबर्ट और हैंस एबनर के इशारे का इंतजार कर रहे हैं जो अब्दुल चीर के आने का वेट कर रहा है। इसके बाद थोड़ी देर में एबनर लाइट बंद करके उनको इशारा करता है और वहाँ विस्फोट हो जाता है। ये विस्फोट इतना जोरदार था कि होटल के और भी कई कमरे तहस नहस हो जाते हैं, जिससे एबनर को भी चोट आती है। अब सब वहाँ से निकलकर एक बोट में पहुँचते हैं और रॉबर्ट पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि वो बम बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसमें और भी बहुत सारे लोग मारे जा सकते थे और एबनर की भी इसमें जान जा सकती थी। तब रॉबर्ट बताता है कि ये वो विस्फोटक नहीं है जो मैंने वहाँ लगाया था, किसी ने इसका लेबल बदलकर दूसरा विस्फोटक दे दिया था। हैंस एबनर से पूछता है कि क्या ये विस्फोटक लुइस ने दिया था, तो एबनर बोलता है कि हाँ, लेकिन अगर लुइस ना आता तो ये मिशन फेल हो चुका होता। फिर स्टीव पूछता है कि ये बोट किसकी है, तो एबनर बताता है लुइस ने इसका बंदोबस्त किया है। अब एबनर लुइस से मिलने चला जाता है
तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी लिस्ट के 3 लोग लेबनान में हैं, जिनका नाम है कमाल अबनान, कमाल नसीर और अबू यूसुफ। अब एबनर फिर से अपनी टीम के पास आता है, जहाँ पे एफ्रेम भी आया होता है, जो इन्हें लेबनान में जाने से और ऑपरेशन को अंजाम देने से मना करता है। पर एबनर उसकी बात नहीं मानता है, तो एफ्रेम उसे हाँ बोल ही देता है और उनके साथ 15-20 कमांडर भी भेजता है, क्योंकि वहाँ मौजूद उन तीनों आतंकवादियों की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। अब ये टीम समुद्र के रास्ते रात को लेबनान पहुँच जाती है और उन तीनों आतंकवादियों को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। और ये बात लुइस को पता चल जाती है कि एबनर ने उससे छुपाया है कि वो इजराइल के लिए काम करता है, लेकिन उसके पापा एबनर से मिलना चाहते हैं। तो एबनर उनसे मिलने चला जाता है। वो एबनर से मिलकर खुश होते हैं, तो वो उन्हें ये भी बताते हैं कि वो उसके लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि एबनर उन्हें अच्छा पे कर रहा है। अब एबनर लुइस से उन आतंकवादियों में मेन जो आदमी है, जिसका नाम है अली हसन सलामी, उसकी डिटेल मांगता है। तो लुइस उसे मना कर देता है और अबू जैद की डिटेल देता है, जो इस वक्त एथेंस में है। तो एबनर बोलता है कि अबू जैद नाम का कोई भी आतंकवादी हमारी लिस्ट में नहीं है। तो लुइस बताता है कि अबू जैद ही केजीबी का वो कंटेंट है जो अब्दुल चीर की जगह अपॉइंट किया गया है। इस पर एबनर बोलता है ठीक है, फिर एथेंस में हमारे लिए जगह ढूंढो। अब एबनर और उसकी टीम एथेंस जाते हैं और लुइस की बताई हुई जगह पे वो पहुंच जाते हैं। रात को जब एबनर और उसकी टीम सो रहे होते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो सभी अपनी गन्स को लेकर रेडी हो जाते हैं। वो भी अब इन पर गन पॉइंट कर देते हैं। अब उनमें से एक आदमी अपना नाम अली बताता है, जो ओमान से आए हैं और इस जगह पर 2 रात रुकने के लिए आए हैं और इसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए हैं। अब एबनर उन्हें भी अपने साथ रुकने देता है। अब दूसरे दिन कॉल और रॉबर्ट अबुल चैद के घर जाते हैं और रॉबर्ट उसकी टीवी में बम लगा देता है। अब रात को जब चैद घर आता है तो एबनर देखता है कि अली चैद की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। और दोस्तों, अली वही आदमी है जो रात को उनके रूम में आया था रुकने के लिए। जैद अब अपने रूम में चला जाता है। रॉबर्ट बटन दबाता है, लेकिन इस बार कोई विस्फोट नहीं होता है और ये देखकर हैंस अपने बैग से एक बम निकालता है और चैद के घर में जाकर बम वहाँ फेंक देता है, जिससे वहाँ पर विस्फोट हो जाता है। इसकी वजह से हैंस भी थोड़ा चोटिल हो जाता है और अपनी कार की तरफ भागने लगता है। अली यहाँ पे हैंस पे गोली चलाने लगता है, लेकिन कार्ल अली को भी गोली से उड़ा देता है। अब एबनर और उसकी टीम वहाँ से निकल जाते हैं। एबनर लुइस से फिर से मिलता है और अब वो हसन सलामी की डिटेल लेता है, जो म्यूनिक घटना का मास्टरमाइंड है, और बताता है कि वो इस समय लंदन में है, जिसे CIA का प्रोटेक्शन है। अब कार्ल और एबनर सलामी पर नजर रखते हैं। सलामी के साथ हर वक्त उसके बॉडीगार्ड रहते हैं, जिस पर एबनर और उसकी टीम सलामी के साथ उनके बॉडीगार्ड्स को भी मारने का प्लान बनाती है। अब एबनर और उसकी टीम सलामी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर 3 आदमी आ जाते हैं और एबनर को पकड़ लेते हैं और पियक्कड़ आदमी का नाटक करते हैं। तभी वहाँ स्टीव आता है और एबनर को वहाँ से छुड़ा के ले जाता है, लेकिन इतनी ही देर में सलामी वहाँ से निकल चुका होता है। एबनर के साथ उलझने वाले तीनों आदमी अब जाने लगते हैं और जाते जाते उसे मिडिल फिंगर भी दिखा के जाते हैं, जिन्हें देखकर स्टीव बोलता है कि ये साले अमेरिकन CIA से हैं और इन्होंने सलामी को हमसे बचाया है। फिर मूवी के अगले सीन में एबनर एक बार में होता है, जहाँ पे एबनर के पास एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है और एबनर को अपने साथ होटल में रुकने को बोलती है, लेकिन एबनर उसे मना करके वहाँ से वापस अपने रूम में जाने लगता है और वो जाते हुए कार्ल से मिलता है और कार्ल को भी वो वार्न करता है कि बार में एक खूबसूरत लड़की है, लेकिन वो उसकी बातों में ना फंसे। और ये बोलकर एबनर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। कुछ टाइम बाद वो रूम में आता है और कार्ल के रूम में उसे परफ्यूम की स्मेल आती है और समझ जाता है कि ये उसी लड़की की परफ्यूम है जो उससे बार में मिली थी। और कार्ल का रूम भी अब लॉक नहीं था, जहाँ पे कार्ल बिना कपड़ों के ही मरा पड़ा था, जिसके सिर में चोट के निशान थे। एबनर अब रोने लगता है और लुइस के पास जाता है। लुइस एबनर को उस लड़की की डिटेल देता है और बताता है कि वो डच है जो नीदरलैंड में रहती है। अब एबनर, हैंस और स्टीव तीनों नीदरलैंड पहुंच जाते हैं और उस लड़की को भी बिना कपड़ों में ही मार देते हैं। अब स्टीव, हैंस और एबनर एक साथ ड्रिंक लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद स्टीव एबनर के पास आता है और बताता है कि मैं हैंस के घर गया था, वो अपने घर पर नहीं लौटा है। तो स्टीव और एबनर हैंस को ढूंढने लगते हैं। तो एक नदी की बेंच पर हैंस दिख जाता है और पास जाने पर वो देखते हैं कि हैंस को भी किसी ने चाकू से मार दिया है।
अब कार्ल और हैंस की मौत से एबनर बहुत डर जाता है और उसे लगता है कि अगला टारगेट वो भी हो सकता है। इसीलिए वो अपनी टीवी, फोन और बेड को चेक करने लगता है कि किसी ने बम तो नहीं लगा दिया है इनमें। मूवी के अगले सीन में रॉबर्ट अपने घर में बम बना रहा होता है और तभी एक धमाका होता है जिसमें रॉबर्ट भी मारा जाता है। एबनर अब लुइस से मिलता है और अलीसन सलामी की डिटेल्स लेकर अपने साथी के साथ उसे मारने के लिए निकल जाता है। सलामी अपने घर में पार्टी कर रहा होता है और वहाँ पर बहुत से लोग भी होते हैं। एबनर सलामी को मारने ही वाला होता है, तभी एक गार्ड उसे देख लेता है और चिल्लाने लगता है, तो एबनर उसे गोली मार देता है, जिसकी आवाज को सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स एबनर और स्टीव पर गन फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन किसी तरह एबनर और स्टीव वहाँ से भाग निकलते हैं। अब एबनर वापस इजराइल चला जाता है। एयरपोर्ट पर उसकी वेलकम के लिए 2 सैनिक होते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें नहीं पता आप कौन हैं, क्योंकि हम जूनियर्स हैं, लेकिन आपने देश के लिए जो किया है हमें उस पर गर्व है। इसके बाद एबनर एफ्रेम से मिलने जाता है। एफ्रेम उससे लुइस का फोन नंबर और एड्रेस पूछता है, लेकिन एबनर उसे देने से मना कर देता है और बताता है कि वो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो वफादार हैं। इस पर एफ्रेम गुस्सा हो जाता है और कोर्ट मार्शल करने के लिए बोलता है और एबनर बोलता है कि आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए काम नहीं करता हूँ। और इतना कहकर एबनर अपने घर चला जाता है। एबनर अपनी वाइफ से मिलने जा रहा होता है, तभी उसे एयरपोर्ट पर एफ्रेम मिल जाता है और उसे छुट्टियां मनाकर जल्दी ही काम पर लौटने के लिए बोलता है, लेकिन एबनर उसे मना कर देता है और अपनी वाइफ और बेटी से मिलने ब्रुकलिन चला जाता है, जहाँ पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एबनर लुइस के डैड को कॉल करता है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हें मेरी तरफ से कभी कोई खतरा नहीं होगा। अब एबनर वहाँ से गुस्से में मोसाद ऑफिस जाकर चिल्लाने लगता है और धमकाने लगता है कि अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो मैं दुनिया को सारा ट्रुथ रिवील कर दूंगा और तुम सबको भी खत्म कर दूंगा। अब एफ्रेम एबनर को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे? तुमने तो देश के लिए इतना बड़ा काम किया है और अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुम सलामी को नहीं मार पाए, पर हम सलामी को भी मारेंगे। तुम्हें लगता है कि तुमने ये सब अकेले किया है, लेकिन तुम तो बस ऑपरेशन का एक हिस्सा थे। तो क्या ये सुनकर तुम्हारा कुछ गिल्ट कम हुआ है? तो एबनर उससे बोलता है कि ये सब करके हमें क्या मिला? जिन लोगों को हमने मारा उनकी जगह अब दूसरों ने ले ली। तो इस पर एफ्रेम बोलता है कि इसी वजह से हमें लड़ते रहना होगा। तो एबनर बोलता है कि हमने इतने लोगों को किसके लिए मारा, फिलिस्तीनियों के लिए या फिर आतंकवादियों के लिए? तब एफ्रेम उससे कहता है कि तुमने उन्हें इजराइल के लिए मारा है, जिसे वो छोड़कर यहाँ आया है। और एफ्रेम उसे इजराइल वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन एबनर उन्हें मना कर देता है और अपने घर खाने पर भी उन्हें बुलाता है, लेकिन एफ्रेम उसे मना करके वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। बाद में हमें बताया जाता है कि मोसाद ने अबुल हसन सलामी को सन 1979 में मार दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी एक ट्रुथ स्टोरी पे रिवील की गई थी। होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।